हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम ऑन केमिस्ट्री इनसाइट्स। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा चैप्टर है आपका ये पूरे के पूरे केमिस्ट्री के लिए। ठीक है, आपको अगर ये चैप्टर नहीं आता है तो बहुत सारे जगह आपको दिक्कत होगा, जैसे ऑर्बिटल्स को समझने में, ठीक है ना, फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने में, इलेक्ट्रॉन्स के अरेंजमेंट में कि किस तरह से अरेंज होता है आपका वो एटम्स में, ठीक है ना, जो भी आपको एटम्स से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड, ठीक है ना, ऑर्बिटल्स से रिलेटेड जो भी कुछ कन्फ्यूजन्स होंगे, डाउट्स होंगे, वो आपको आज के इस वीडियो में, मतलब आपको इस सीरीज में, एटॉमिक स्ट्रक्चर की सीरीज में आपका वो डाउट्स क्लियर होने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखते हैं कि इस चैप्टर में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, कौन कौन सा टॉपिक कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है, इन सब के बारे में लोग देख लेते हैं सबसे पहले। तो चलिए सबसे पहले आपका देखिए, फर्स्ट आपका टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। कैथोड रे का डिस्कवरी के बारे में, ठीक है ना, जो कि क्लास 9th में भी आप थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं और उसका डेप्थ हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका देख लीजिए डिस्कवरी ऑफ कैनाल रे। कैनाल रे बोल सकते हैं या फिर एनोड रे बोल सकते हैं। ठीक है ना, आपको इस टॉपिक के अंतर्गत आपको इलेक्ट्रॉन के बारे में जानकारी मिलेगा कि इलेक्ट्रॉन का कैसे डिस्कवरी हुआ था। ठीक है ना, इस टॉपिक के अंतर्गत आपको पता चलेगा कि ये प्रोटॉन का डिस्कवरी कैसे हुआ था। नेक्स्ट आपका देख लीजिए डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का कैसे डिस्कवरी किया गया था। नेक्स्ट आपका है डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन का कैसे डिस्कवरी किया गया था, इनके बारे में लोग पढ़ेंगे। ठीक है, ये सब कुछ एक्सपेरिमेंटल चीज आपको क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट आपका देख लीजिए डिस्कवरी ऑफ एक्सरे। एक्सरे के बारे में कैसे डिस्कवरी हुआ था। ठीक है ना, तो इन सब के बारे में लगभग आपको 1 से लेकर के 5 तक एक्सपेरिमेंटल चीज पढ़ना होगा, डिस्कवरी से रिलेटेड पढ़ना होगा। थोड़ा सा बोरिंग टाइप का होगा, बट कोशिश करेंगे कि ये बोरिंग ना बने, ये आपके लिए काफी ज्यादा नॉलेजफुल बने। ठीक है ना, तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिएगा रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। नेक्स्ट आपका है स्पेक्ट्रम, जिसमें आपको हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में पढ़ना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट सा पार्ट है ये, क्लास 10th में भी पढ़े हैं आप, फिजिक्स में पढ़े हैं। ठीक है ना, लाइट चैप्टर में यहाँ भी आपको पढ़ना है, बट यहाँ पे क्या है आपको, यहाँ पे बिल्कुल हम लोग बेस से लेकर के और बिल्कुल अच्छे लेवल तक पढ़ेंगे। ठीक है ना, यहाँ पे बहुत कुछ पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका देख लीजिए क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नेक्स्ट आपका है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये सब आपको टॉपिक्स इसी एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देख लीजिए बोर्स एटॉमिक मॉडल। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देखिए सोमरफेल्ड एक्सटेंशन ऑफ बोर्स थ्योरी। नेक्स्ट आपका है वेव मैकेनिकल थ्योरी ऑफ मैटर। नेक्स्ट आपका है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये सब आपका टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। ठीक है ना, जेई के लिए, नीट के लिए और आपके नॉलेज के लिए। नेक्स्ट आपका देख लीजिए वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। इसी में आपका श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आ जाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है। और अब मैं एकदम बिल्कुल आपको गारंटी देता हूँ कि आपको इन सब टॉपिक को मैं आपको इस हमारे चैनल पे जितने बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, इतने बेहतर तरीके से आपको और भी कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वांटम नंबर्स के बारे में। ठीक है ना, जो आपका SPDF होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट आपका अबाउ प्रिंसिपल, और इसी से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को सीखेंगे। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका है हुंड्स रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। ठीक है ना, और इसके अंतर्गत क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे आपका अरेंज होता है। ठीक है ना, नेक्स्ट आपका देख लीजिए सम फंडामेंटल पार्टिकल्स, जैसे आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोस्टेयर्स, आइसोडाइफर्स, आइसोटोन्स, इन सब तरह के होते हैं, उसके बारे में स्टडी करना होगा। नेक्स्ट आपका होगा थ्योरी ऑफ न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। ठीक है ना, कि न्यूक्लियस कैसे स्टेबल होता है, इसके बारे में हम लोग को स्टडी करना होगा। नेक्स्ट आपका है द मैजिक नंबर्स। तो आपको टोटल इसमें 23 टॉपिक्स पढ़ने होंगे, और 23 टॉपिक्स बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक है। तो मैं कोशिश करूँगा 23 टॉपिक्स को 20 लेक्चर से कम में ख़त्म कर लेने का। ठीक है ना, मैं कोशिश करूँगा 20 लेक्चर से कम में टॉपिक को ख़त्म कर लेने का। ठीक है, इसमें से कुछ लेक्चर्स हो सकते हैं बहुत लंबे जाएंगे, जैसे हो सकता है कि आपका ये वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम काफ़ी लंबा जाएगा, बट कोशिश करूंगा 1 स्लॉट में ही इसको फिनिश कर देने का। ठीक है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, 1 स्लॉट में इसको फिनिश कर देने का। इसका पूरा का पूरा मैं डेरिवेशन वगैरह सब कुछ बताऊंगा। क्वांटम नंबर्स को भी मैं कोशिश करूंगा 1 स्लॉट में फिनिश कर देने का। ठीक है ना, फिर पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल हो गया, आपका वाउ प्रिंसिपल हो गया, इन सबको 1 स्लॉट में खत्म करने की कोशिश करूंगा। तो मैं कोशिश करूंगा 17 to 18 लेक्चर तक आपका क्या होगा, ये पूरा का पूरा एटॉमिक स्ट्रक्चर का बन सके। ठीक है, तो चलिए आज के सेशन में हम स्टार्ट करते हैं डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे। क्लियर है? ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। हम लोग स्टार्ट करते हैं
एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डिस्कवरी ऑफ कैथोड रे, कैथोड रे कैसे डिस्कवर्ड हुआ था इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, ये आपका क्या है, इसी एक्सपेरिमेंट के द्वारा कैथोड रे का डिस्कवरी किया गया था। अब हम लोग इसके बारे में जानेंगे कि ये एक्सपेरिमेंट किसने स्टार्ट किया था, ठीक है ना, और कैसे कैसे आपका क्या हुआ था, ये एक्सपेरिमेंट डन हुआ था, इसके लिए किन किन चीज़ों की आवश्यकता थी, इन सब के बारे में क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो देखिए दिस एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड बाय जूलियस प्लकर, जूलियस प्लकर एक साइंटिस्ट थे, उनके द्वारा ये आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया गया, ठीक है। अब बहुत जगह बहुत सारे बुक्स में हो सकता है आपको ये देखने को मिलेगा विलियम क्रूक, ठीक है ना, बहुत सारे, या फिर गूगल पे भी आप सर्च करेंगे तो हो सकता है विलियम क्रूक आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो एक्चुअली क्या था ना कि इस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे, ठीक है ना। विलियम क्रूक हो गया, जूलियस प्लकर हो गया, जे पेरिन हो गया, जे थॉमसन हो गया, ठीक है ना, जे स्टोनी हो गया, जिसके मैंने नाम भी नहीं लिख पाए हैं, ठीक है ना, एंड अदर्स कर दिया, ठीक है ना, जे स्टोनी हो गया। तो बहुत सारे साइंटिस्ट मिलकर के इस एक्सपेरिमेंट को फाइनली डन किए थे, ठीक है ना। तो बहुत सारे बुक्स में हो सकता है कि किसी में विलियम क्रूक का नाम दे दे या फिर किसी में आपका जूलियस प्लकर का दे दे, ठीक है। आपको इनसे बहुत ज़्यादा माने मतलब नहीं है, ठीक है। बस मुझे ये जानना है कि एक्चुअली ये एक्सपेरिमेंट था क्या, ठीक है ना, किसने स्टार्ट किया, किसने एंड किया, ये सब बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखता है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देखिए आपका क्या हुआ, दिस एक्सपेरिमेंट वाज स्टार्टेड बाय जूलियस प्लकर, ठीक। He started the study of conduction of electricity through gases at very low pressure। ये क्या किए थे ना, इस एक्सपेरिमेंट के लिए क्या किए थे ना कि ये जानना चाहते थे कि क्या गैस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, क्या गैस मीडियम से क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है क्या, ऐसा कुछ जानना चाहते थे, ठीक है ना। इसलिए क्या किया कि ये आपका एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू गैसेज एट वेरी लो प्रेशर, ठीक है ना, वेरी लो प्रेशर पे चेक करना स्टार्ट किया कि क्या गैस से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है, ठीक है। एंड फर्दर इन्वेस्टिगेशन बाय विलियम क्रूक, जे पेरिन, जे थॉमसन एंड अदर्स, और बाकी उसके बाद आपका क्या हुआ ना, बहुत सारे साइंटिस्ट इसमें इन्वॉल्व हुए, ठीक है ना, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। क्लियर है आपका। नेक्स्ट आपका देख लीजिए द डिस्चार्ज, यहाँ पे देखिए एक नया टर्म निकल करके आया है, देखिए ध्यान से, आपका गैसेस थ्रू इतना डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है ना, ये डिस्चार्ज ट्यूब। तो डिस्चार्ज ट्यूब क्या होता है समझिए इस चीज़ को, नाम से स्पष्ट है, डिस्चार्ज जिसके पास कोई चार्ज ना हो, तो ऐसा ट्यूब जिसके पास कोई चार्ज ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए द डिस्चार्ज ट्यूब इज ऑल्सो कॉल्ड क्रूक ट्यूब, है ना, क्रूक, विलियम क्रूक के नाम पे आपका क्रूक ट्यूब, ठीक है ना। तो डिस्चार्ज ट्यूब को हम लोग क्रूक ट्यूब भी कहते हैं। और इसमें क्या होगा ना, इन विच टू मेटल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब, इस ट्यूब के एंड में क्या होगा, जब का मेटल प्लेट प्रेजेंट होगा। यहाँ पे देख लीजिए मैं डिस्चार्ज ट्यूब थोड़ा सा बना देता हूँ। डिस्चार्ज ट्यूब कुछ इस तरह का था, ग्लास का बना हुआ था, और इसके आप लेंथ की बात करेंगे तो अलग अलग बुक में फिर से वही बात कि अलग अलग मिलेगा, सब सही है, ठीक है ना, सब सही है, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या लेंथ लेंगे। लेकिन हाँ ये है कि इसके लेंथ की बात करेंगे तो 50 to 60 सेंटीमीटर का लेंथ इसका था, इस ग्लास ट्यूब का क्या था, 50 से लेकर के 60 सेंटीमीटर का था। 2 मेटल का इलेक्ट्रोड था, प्लेट था लगा हुआ, यहाँ पे आपका क्या होगा, एक नोजल होगा, ठीक है ना, यहाँ से वैक्यूम पंप लगा करके क्या करेंगे, एयर निकालेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, वैक्यूम पंप लगा देंगे, ठीक है, वैक्यूम पंप लगा दिए, ये आपका क्या है, वैक्यूम पंप है, ठीक। वैक्यूम पंप लगा करके यहाँ से एयर को निकालेंगे, इवैक्यूएट करेंगे, तभी तो इसके अंदर प्रेशर डिक्रीज होगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रोड है, ये आपका क्या है, निगेटिव हो जाएगा, ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा, और ये निगेटिव पॉजिटिव तभी हो सकता है जबकि इसको क्या करेंगे हम लोग, कनेक्ट कर देंगे सोर्स से। क्लियर है आपका, सोर्स से जब तक कनेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका क्या होगा, निगेटिव पॉजिटिव तो होगा नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, इस एंड को निगेटिव से किए तो ये बन गया कैथोड, और इस एंड को पॉजिटिव से किए तो ये बन गया एनोड। क्लियर है आपका। चलिए तो यहाँ पे वही चीज़ आपका दिया हुआ, इन विच 2 मेटल इलेक्ट्रोड्स आर प्लेस्ड एट द एंड्स ऑफ द ट्यूब, ट्यूब के एंड में 2 मेटल इलेक्ट्रोड को प्लेस्ड कर देंगे, एंड ट्यूब इज इवैक्यूएटेड बाय वैक्यूम पंप, वैक्यूम पंप के द्वारा क्या करेंगे, इसको इवैक्यूएट करेंगे, मतलब जो भी गैसेज रहेगा उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है ना। सच दैट, क्यों बाहर निकालेंगे, सच दैट प्रेशर बिकम्स ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁴ atm, मतलब इससे क्या होगा ना, प्रेशर आपका इसके अंदर का डिक्रीज करेगा। और देख लीजिए 10⁻⁴ atm, समझ में आ रहा है ना आपका, कितना ज़्यादा कम हो गया प्रेशर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ऐसा करने से क्या होगा, अब जैसे ही क्या करेंगे, ए हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट, ए हाई वोल्टेज ऑफ 10,000 वोल्ट
इज अप्लाइड अक्रॉस द इलेक्ट्रोड, अगर इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में यहाँ पे जो लगा दिए जी सोर्स से, ठीक है ना, तो अगर उसका वोल्टेज 10,000 वोल्ट होगा, ठीक है ना, तो ऐसे कंडीशन या उतना या फिर उससे हल्का ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर हम लोग क्या करेंगे, अप्लाई कर देंगे इस दोनों इलेक्ट्रोड के अक्रॉस में 10,000 वोल्ट या फिर उससे ज़्यादा, सो दैट ऐसा करने से क्या होगा, सो दैट इनविजिबल एंड इनविजिबल रेज इमर्जिंग फ्रॉम कैथोड, और ऐसा करने से क्या होगा ना कि कैथोड के तरफ से इनविजिबल रेज निकल करके और वो एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, है ना। कैथोड की तरफ से निकल करके क्या आपका होगा, एनोड की तरफ जाना स्टार्ट कर देगा, और इसी रेज को हम लोग क्या बोलेंगे, कैथोड रे बोलेंगे। क्यों बोलेंगे कैथोड रे जी, क्योंकि ये कैथोड से निकल करके एनोड की तरफ गया है, मतलब कैथोड से निकला है, इस कारण से आपका क्या होगा, इसको कैथोड रे बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये आपका एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ। अब यहाँ से क्या क्या फॉलोइंग बोल सकते हैं कंक्लूजन्स निकल करके आता है, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशंस क्या सब होता है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। हम लोग ये भी जानेंगे कि इसको ये कैसे मालूम करेंगे कि ये कैथोड से निकला, हो सकता है तो एनोड से निकल सकता है, ठीक है ना, तो लेकिन हम लोग कैसे मालूम करेंगे कि ये कैथोड से निकला। क्लियर है आपका, 100% सब कुछ क्लियर है, इसको जल्दी से नोट करिए। हम लोग नेक्स्ट प्रोसीड, चलिए हम लोग स्टडी करते हैं इसके प्रॉपर्टीज़ का कि क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होता है आपका कैथोड रे का, ठीक है ना। फर्स्ट प्रॉपर्टीज आपके सामने देखिए क्या आपका है, द ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है विथ वेरी हाई स्पीड 10⁹ से लेकर के आपका क्या होगा 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकंड। कहने का सेंस अगर इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻7 से लेकर के और 10⁹9 मीटर पर सेकंड तक ये आपका क्या कर सकता है, ट्रैवल कर सकता है, ठीक है ना। कहने का सेंस है कि आप ओवरऑल बोल सकते हैं जिस तरह एक नॉर्मल आपका लाइट होता है, ठीक है ना, लाइट का जो आपका स्पीड होता है वैक्यूम में होता है 10⁸8 मीटर पर सेकंड के ऑर्डर का, तो सिमिलरली आपका क्या हो सकता है, ये भी उतना आपका ऑर्डर का कर सकता है ये स्पीड, ठीक है ना। क्लियर आपका। ए शैडो ऑफ मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रे कास्ट ऑन द अपोजिट वॉल। कहने का सेंस है कि अगर इसके पाथ में क्या करेंगे, किसी मेटालिक ऑब्जेक्ट को, ओपेक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं तो उसका शैडो भी क्रिएट करेगा। क्लियर है आपका, 100% क्लियर है, बिल्कुल आपका क्या होगा, ये लाइट की तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए, दे प्रोड्यूस अ ग्रीन ग्लो ऑन द अपोजिट वॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग ऑन इट। अपोजिट वॉल पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन होगा लगा हुआ, समझिए इस चीज़ को। कैथोड से निकल रहा था, ठीक है ना, कैथोड से निकल रहा था और आपका क्या हुआ, एनोड की तरफ जा रहा था, तो वहाँ पे आपका क्या हुआ, उसके एनोड के पीछे जो था, जो भी आपका ये था वॉल था, उस पे जिंक सल्फाइड का स्क्रीन लगा दिया गया था, ठीक है ना, जिंक सल्फाइड का लेयर चढ़ा दिया गया था, ठीक है ना। आप समझ सकते हैं इस चीज़ को, मैं ऐसे बना देता हूँ, इसको देख लीजिए। आप लोगों को मैं बोला था कि ये कैथोड से ही क्यों निकलता है, इसको कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये वेरीफाई हो गया ना आपका, इस कारण से वेरीफाई हो गया, ठीक है ना। यही तो चीज़ आपका निकल कर क्या आ गया, वेरीफाई कर दिया। इस चीज़ को देख लीजिए ध्यान से। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन हम लोग क्या करेंगे, इधर लगा देंगे, ठीक है ना। जिंक सल्फाइड का स्क्रीन क्या करेंगे हम लोग, इधर लगा देंगे, इस तरह से लगा दिए। अब सोचिए यहाँ से जो लाइट जो निकलेगा जी, ये जो लाइट नहीं सॉरी वो रेज जो निकलेगा, तो रेज निकल करके अगर स्ट्राइक करता है जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, तो वो क्या करेगा, कोई भी आपका रेज अगर स्ट्राइक करेगा जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पे, तो वो क्या करेगा, ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस करेगा। तो यहाँ पे देखिए ये था आपका जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, है ना, ये था आपका जिंक सल्फाइड का स्क्रीन, लेयर था चढ़ा हुआ, ठीक है ना, और जैसे उस पर स्ट्राइक करेगा तो वहाँ पे ग्रीन कलर का ग्लोइंग प्रोड्यूस करेगा। तो इससे ये पता चलता है कि आपका क्या हो रहा है कि वो जो रेज जो निकल रहा है वो कहाँ से निकल रहा है, जबकि कैथोड से निकल रहा है। ये है आपका कैथोड, निगेटिव जहाँ पे चार्ज वो कैथोड और जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज वो है आपका एनोड, ठीक है ना। तो इससे ये पता चलता है कि रेज जो आपको निकलेगा वो कैथोड से ही निकलेगा, और कैथोड से ही निकलेगा इसलिए इसका नाम रख दिया गया आपका क्या जी, कैथोड रे, है ना। कैथोड रे क्यों नाम रखा गया, क्योंकि वो कैथोड से निकल रहा है, इस कारण से उसका नाम रखा दिया गया कैथोड रे, ठीक है। नेक्स्ट आपका देख लीजिए क्या होगा, दे पोसेसेस मास पार्टिकल। कहने का सेंस है कैथोड रे में मास पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि मास पार्टिकल प्रेजेंट होगा, आपको पता है कि इसमें क्या है, स्पीड है, और अगर मास होगा तो क्या होगा, उसके पास काइनेटिक एनर्जी भी होगा। क्लियर 100%। इसके पास स्पीड है और अगर मास पार्टिकल होगा तो इसके पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, है ना। हाफ mv² पढ़े होंगे आप क्लास 10th में, सॉरी 9th में पढ़े होंगे, हाफ mv², ठीक है ना। क्लियर आपका। तो हाफ mv² जो होता है वो एक्चुअली क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी है इस रे के पास, इसको वेरीफाई कैसे करेंगे, तो दो चीज़ हम लोग करेंगे। पहला चीज़ ये कि अगर इसके पाथ में कोई भी हम लोग मेटालिक सीट को ले आते हैं, ठीक है ना, मेटालिक ऑब्जेक्ट को ले आते हैं, देख लीजिए तो क्या आपका होगा जी, ये आपका शो करेगा हीटिंग इफेक्ट,
हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रे। अब ये क्या बताता है, समझिए इस चीज़ को, क्या बताता है, ये वही चीज़ बताता है कि ये रे जो है जाकर के बार बार कोलाइड करेगा उस मेटालिक ऑब्जेक्ट से, तो उस मेटालिक ऑब्जेक्ट पे स्ट्राइक करने से क्या होगा ना, जो काइनेटिक एनर्जी जो आपका होगा, जो मास पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी, वो कन्वर्ट हो रहा है आपका हीट एनर्जी में, है ना, वो कन्वर्ट हो रहा है हीट एनर्जी में। अब इस बात को समझिए, ध्यान से समझिए। आप क्या करते हैं, बहुत बार देखे होंगे कि दीवार में एक कील ठोक रहे होंगे हैमर से, ठीक है ना, हैमर से कील ठोक रहे होंगे, तो हैमर से कील ठोकने के दरमियान क्या होता है ना, कई बार चिंगारी निकलता है, ठीक है ना, चिंगारी निकलता है आपका हैमर से या फिर कील से निकलता है चिंगारी। वो चिंगारी क्या निकलता है, तो वही आपका क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। मतलब आप हैमर से जो ठोक रहे हैं, तो हैमर के पास क्या है, काइनेटिक एनर्जी है, और जैसे ही उससे कील से टकराता है तो उसका काइनेटिक एनर्जी सारा का सारा कन्वर्ट होता है आपका साउंड एनर्जी में, हीट एनर्जी में, ठीक है ना। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पे क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है काइनेटिक एनर्जी के कारण, ठीक है ना। तो यही चीज़ आपका है कि अगर ये रे के पास क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, तो टकराएगा मेटालिक ऑब्जेक्ट से और उसको क्या करेगा, हीटेड कर देगा, गर्म कर देगा। तो वही चीज़ आपका हो गया हीटिंग इफेक्ट ऑन मेटालिक ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ रेज। ये क्या बताता है कि इसका काइनेटिक एनर्जी जो होगा वो कन्वर्ट हो रहा होगा किस में जी, आपका हीट एनर्जी में। ये यही चीज़ बताता है कि काइनेटिक एनर्जी वो कन्वर्ट हो रहा होगा किस में जी, आपका हीट एनर्जी में, है ना। तो चलिए ये तो एक बात हो गई, ठीक है। आपको अगर इससे सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है तो दूसरी बात मैं आपको प्रूफ दिखाता हूं कि इसके पास मास है तभी तो इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। समझ में बात आ रही है ना, इसके पास मास है तभी तो काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv स्क्वायर। हम लोग वेलोसिटी देख चुके हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और अब बताइए मास अगर नहीं होगा तो काइनेटिक एनर्जी होगा क्या, नहीं होगा। तो अगर मास होगा तभी काइनेटिक एनर्जी होगा, तभी ये फॉर्मूला वैलिड है, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला वैलिड है, मींस इसके पास काइनेटिक एनर्जी है। अगर ये प्रूफ हो जाता है जिसके पास मास भी है, ठीक है ना, तो मास होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आपका इस तरह का फिनोमेना ऑब्जर्व हो सकता है। आपको इस पे यकीन नहीं है, इस पे यकीन नहीं है, तो चलिए हम दूसरा बात आपको लेकर के दिखाते हैं कि दूसरा चीज देखिए कि वहां भी आपका क्या होगा, इससे ये पता चलता है कि इसके पास मास है। चलिए इसके पाथ में, इस रे के पाथ में क्या करेंगे, एक पिन व्हील को रख देंगे। पिन व्हील समझते हैं ना, बचपन में जो मेला वेला से जो प्लास्टिक का घिरनी खरीद के लाते थे, जिसको हवा के डायरेक्शन में रखते थे, हवा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो वो नचने लगता था, ठीक है ना, नचने लगता था। तो वो पिन व्हील हुआ ना, है ना, उसको ही बोल सकते हैं पिन व्हील। लेकिन यहाँ पे जिस पिन व्हील का इस्तेमाल किया जाएगा वो काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट होगा, है ना, काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट, मतलब बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट होगा, ठीक है ना। आप इस चीज़ को समझिए कि वो जो आपका व्हील होता है, वो जो पिन व्हील होता है, जो हम लोग मेला वेला से खरीद के लाते हैं, जो हवा के टकराने से क्या होता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो हवा क्या है, सब्सटेंस है। हवा में क्या है, एयर में क्या है, जब छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स एटम्स है, जिसके पास मास है, तो वो जाके टकराता है उससे, उसके ब्लेड से, और तब जाकर के क्या होता है, नचना स्टार्ट होता है, ठीक है ना। कई बार ऐसा होता है कि आप स्टैंड फैन बाइक पे बैठ करके, पापा जी के पीछे बैठ करके स्टैंड फैन को ला रहे होते हैं, तो जैसे ही हवा टकराता है स्टैंड फैन के ब्लेड से, तो वो आपका क्या होता है, ब्लेड नचना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो वो ब्लेड नचना स्टार्ट हुआ, किस कारण से स्टार्ट हुआ, वो आपका क्या होगा, एयर में जो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल्स हुआ, एटम्स हुआ, उसके कोलाइड करने से एंड देन आपका क्या हुआ, स्टार्ट हुआ। तो कहने का सेंस है, अगर मेटेरियल पार्टिकल ऐसे व्हील से टकराता है तो वो रोटेट करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना। इसका और एक बेस्ट एग्जांपल देख सकते हैं, टरबाइन तो आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है, टेलीविजन में ही देखा होगा, जो एक्चुअली डैम पे होता है लगा हुआ। डैम बनाया ही जाता है इस कारण से, डैम बनाने का दो रीजन होता है, एक बाढ़ से फ्लड से प्रोटेक्शन के लिए, ठीक है, और दूसरी बात कि हम लोग पानी को इकट्ठा करके उसको क्या करेंगे, हाइड्रो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। हाइड्रो एनर्जी को टरबाइन पे, जैसे ही पानी को गिराएंगे टरबाइन के ब्लेड पे, तो रोटेट होना स्टार्ट होता है, और टरबाइन में लगा रहता है डायनमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है तो उन क्षेत्र में जहाँ पे आपका क्या होगा, हाइड्रो पावर प्लांट आपका है ना, वाटर पावर प्लांट वगैरह कहीं पे है बना हुआ, बहुत जगह बहुत बड़ा ऊंचा डैम है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन उसी से होता है, ठीक है ना। तो बस यही चीज़ें हैं कि अगर मेटेरियल पार्टिकल टकराता है व्हील से तो रोटेट होना स्टार्ट होगा। यहाँ भी एक्चुअली यही चीज़ होता है कि अगर क्या करेंगे, इफ वी प्लेस्ड अ पिन व्हील इन द पाथ ऑफ रे, देन इट रोटेट्स, ठीक है। ये आपका रोटेट करना स्टार्ट कर देता है।
क्लियर है। तो इससे ये पता चलता है कि रे के पास पक्का मास पार्टिकल, तभी तो वो टकरा रहा है, और टकराने इसके काइनेटिक एनर्जी के कारण आपका क्या हो रहा है, उसमें रोटेशनल एनर्जी क्रिएट कर रहा है। क्लियर है, 100% क्लियर है। ये सारा पॉइंट 3 पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब हम लोग पता करेंगे कि इसके पास कौन सा चार्ज पार्टिकल होता है, क्या नेचर होता है इसके चार्ज का, ठीक है ना, सब कुछ पता करेंगे। इसको जल्दी से नोट करिए, इरेज करते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की ओर मूव करते हैं। यहाँ पे देखिएगा क्या आपका 4th नंबर प्रॉपर्टीज में मास पार्टिकल्स ऑफ रे का मास पार्टिकल जो होगा पोसेसेस नेगेटिव चार्ज। जो आपको रे है, कैथोड रे है, उसका जो मास पार्टिकल है उसके पास आपका क्या होगा, निगेटिव चार्ज होगा। सो दीज पार्टिकल्स वाज कॉल्ड निगेट्रॉन बाय जे जे थॉमसन के द्वारा इस पार्टिकल को निगेट्रॉन कहा गया था, ठीक है ना। ये कुछ अजीब सा नाम है, पहली बार आप लोग सुने होंगे। बाद में इसी नाम को चेंज करके, है ना, द टर्म निगेट्रॉन वाज चेंज टू इलेक्ट्रॉन बाय स्टोनी। जे स्टोनी जो थे वो क्या किए, इस निगेट्रॉन को चेंज करके किस में कन्वर्ट कर दिए जी, इलेक्ट्रॉन में। तो जो आज हम लोग जो इलेक्ट्रॉन को जानते हैं वो एक्चुअली किनके द्वारा दिया गया है आपका जी, तो स्टोनी के द्वारा। स्टोनी एक साइंटिस्ट है, ठीक है। अब चलिए, अब हम लोग एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करेंगे कि इसके पास कैसे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। इसके पास नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, मींस कैथोड रे के पास नेगेटिव चार्ज कैसे होता है, इसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करेंगे। और वो एक्सपेरिमेंटली वेरीफिकेशन जो आपका है 2 तरीके से किया गया। जो आपका रे फ्लो कर रहा था उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या करेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को सेटअप कर देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए पहला था आपका बाय अप्लाइंग परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड। या चलिए आप लोग को नहीं समझ में आ रहा होगा, तो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। पहला आपका क्या था, एक्सपेरिमेंट था, ये एक्सपेरिमेंट था आपका क्या जी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई करके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। क्लियर है आपका। दूसरा एक्सपेरिमेंट था जी आपका बाय न्यूट्रलाइजिंग पॉजिटिवली चार्ज्ड गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। क्लियर आपका, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप। अब समझिए इस चीज़ को समझिए क्या है कि आपको जो आपका ये था, जैसे देख लीजिए मैं बता रहा हूँ आपको, ध्यान से देखिएगा। ये आपका क्या है, कैथोड है ना। ये आपका क्या है, कैथोड है। ये आपका क्या है, एनोड है। अभी मैं सेल वेल को नहीं दिखाऊंगा कि कहाँ से सोर्स कैसे अप्लाई किया गया था, इन सब चीज़ को नहीं दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो ये कैथोड है और ये आपका क्या था, एनोड है। चलिए यहाँ पे क्या किया गया था जी आपका, कि एक पॉजिटिवली चार्ज प्लेट को रख दिया गया, ठीक है, और यहाँ पे एक निगेटिवली चार्ज प्लेट को रख दिया गया, ठीक है ना। क्लियर आपका। अब जैसे ही इससे रे निकलता है, तो अब देखिए इस रे के पास, जो इससे रे निकल रहा होगा, उस रे के पास अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो निगेटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा, और अगर निगेटिव चार्ज होगा तो पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ मूव करेगा, ठीक है ना। तो जैसे ही आपका क्या हुआ, ये रे निकला, तो ये निकल करके सारा का सारा रे इसके तरफ आपका क्या हुआ, खिंचा गया, अट्रैक्ट हो गया इसके तरफ। मतलब जितना भी रे जा रहा था इसकी तरफ, मतलब कहने का से यहाँ से इस तरफ जा रहा था, वो सारा का सारा आपका क्या रे जो हो गया, वो मुड़ करके और वो चला गया किसके तरफ जी, आपका इस प्लेट की तरफ, पॉजिटिव चार्ज प्लेट की तरफ। तो इससे ये वेरीफाई हुआ ना कि इसके पास आपका क्या है, इसके पास नेगेटिव चार्ज है ना, नेगेटिव चार्ज है, तभी तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ मूव किया। तो ये पहला एक्सपेरिमेंट था। दूसरा एक्सपेरिमेंट ये था कि अगर गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को लाया जाता है, देखिए किसी भी बॉडी पे चार्ज का मेजरमेंट जो होता है ना, किसी भी बॉडी पे चार्ज जो होता है, कितना कुलम्ब चार्ज है, इसका मेजरमेंट गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के द्वारा ही किया जाता है, ठीक है ना। गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के कॉन्टैक्ट में लाने से किया जाता है, ठीक है ना। तो अगर पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप है तो उसको क्या करेंगे, अगर कैथोड रे के पास में रख देंगे तो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप के क्या करेगा जी, न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इससे ये पता चलता है कि इसके पास पक्का क्या होगा, इस रे के पास क्या आपका होगा, पक्का बोल सकते हैं कि निगेटिव चार्ज होगा, तभी तो क्या हुआ, पॉजिटिवली चार्ज गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप को क्या किया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया। क्लियर आपका। तो ये भी आपका पॉइंट क्लियर हो गया, 4th नंबर प्रॉपर्टीज क्लियर हो गया कि इसके पास नेगेटिव चार्ज होता है। 2 एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन था, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करने से। अब सोच रहे हो कि सर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताया ही नहीं, तो देखिए मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ना, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, मूविंग चार्ज पार्टिकल को अफेक्ट करता है, उसके मोशन को क्या कर सकता है जी, हिंडर्ड कर सकता है, ठीक है ना। क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का असर वही होगा जहां मैग्नेटिक फील्ड
प्रोड्यूस हो रहा होगा, और कोई भी मूविंग चार्ज पार्ट के लिए ही क्या कर सकता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। क्लियर है आपका, कोई भी मूविंग चार्ज पार्ट के लिए ही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। ये चीज़ आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में, कि आप वहाँ पे पढ़े थे कि कोई भी इलेक्ट्रिसिटी किसी भी वायर में अगर डीसी करंट फ्लो हो रहा होता है ना, तो वो क्या करता है, आपका मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। ठीक है ना, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। तो वो जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है तो वो किस कारण से करता है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो से। और इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो तो तभी होता है जब चार्ज का फ्लो होता है। तो चार्ज का फ्लो होगा तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, और मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो ये मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड होगा वो तो अफेक्ट करेगा ही ना। तो आप उससे पता कर सकते हैं कि उसके पास नेगेटिव चार्ज होगा। क्लियर है आपका। नेक्स्ट आपका प्रॉपर्टी देख लीजिए, कैथोड रे प्रोड्यूसिंग अ न्यू हाई एनर्जी रेडिएशन, न्यू हाई एनर्जी रेडिएशन कॉल्ड एक्स-रे ऑन स्ट्राइकिंग मटेरियल्स ऑफ हाई एटॉमिक मास। कहने का सेंस है, अगर आपका ये कैथोड रे है ना, अगर ये कैथोड रे किसी मटेरियल पे जाके स्ट्राइक करता है जिसका एटॉमिक मास क्या होगा, हाई होगा, जिसका एटॉमिक मास आपका क्या होगा, हाई होगा। जैसे एग्जांपल में आपका क्या होगा, गोल्ड हो गया है ना, आपका प्लैटिनम हो गया, ठीक है ना। तो इन सब मेटल पे जाकर के अगर स्ट्राइक करता है तो वहाँ से एक अननोन रेज निकलेगा जिसका एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, है ना। अननोन रेज निकलेगा जिसका आपका क्या होगा, एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होगा, और उस अननोन रेज को हम लोग एक्सरे कहते हैं। एक्सरे वही एक्सरे है जो हड्डी वगैरह टूटने पे डॉक्टर करता है एक्सरे, ठीक है ना, जिससे ये पता चलता है कि कहाँ पे क्रैक है, कहाँ पर ब्रेकेज है, ठीक है ना। तो वही एक्सरे है, ठीक है। तो एक्सरेज निकलता है, ठीक। क्लियर आपका। तो इस एक्सरे का जो नेचर होता है, इस जो एक्सरे का नेचर होता है, ये जो आपका क्या होगा, नेचर जो होगा तो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे, है ना। नेचर ऑफ एक्सरे ओनली डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल, है ना। मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। कौन से मटेरियल के नेचर पे, तो इस मटेरियल के नेचर पे। इस मटेरियल में से आपका क्या, जिस मटेरियल से एक्सरे निकल रहा है, और एक्सरे कब निकलता है, जब कैथोड रे जाकर के मटेरियल पे स्ट्राइक करता है, ठीक है। तो जिस मेटल पे स्ट्राइक किया कैथोड रे जाकर के, तो उसी मेटल से आपका क्या होगा, या उस मटेरियल से क्या होगा, आपका निकलेगा एक्सरे। तो उसी एक्सरे का जो नेचर होता है ना, वो क्या होता है आपका जी, वो डिपेंड करता है उस मटेरियल के नेचर पे। क्लियर आपका। अब नेचर कहने का सेंस है कि फ्रीक्वेंसी हो गया, ठीक है ना, वेवलेंथ हो गया आपका जी उस एक्सरे का, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है ना फिक्स होता है मटेरियल के लिए, मतलब कोई पार्टिकुलर मटेरियल के लिए आपका क्या होगा, फिक्स होगा, ठीक है ना। वो चेंज नहीं करेगा आपका ये जो आपका कैथोड रे है, कैथोड रे के वेवलेंथ वगैरह के अकॉर्डिंग चेंज नहीं करेगा। वो आपका क्या होगा, किसी भी पार्टिकुलर मटेरियल के लिए आपका क्या होगा, जो एक्सरे निकलेगा उसका एनर्जी वगैरह सब कुछ फिक्स रहेगा, ठीक है ना। चलिए, तो ये बात आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देख लीजिए। दीज रेज कैन पेनिट्रेट मींस होता है आर पार कर जाना, कैन पेनिट्रेट थिन फॉइल्स, ठीक है ना, पतला सा सीट्स को पार कर जाएगा, सॉलिड के मटेरियल को क्या करेगा, पतले से सॉलिड मटेरियल के सीट्स को क्या करेगा, पार कर जाएगा। एंड कॉजेज आयनाइजेशन इन गैसेज, तो जो भी गैसेज रहेगा जी आपका, उसको क्या कर सकता है, आयनाइज कर सकता है। अगर किसी गैसेस मीडियम से निकाल देंगे इसको, तो उसको क्या कर देगा, आयनाइज कर देगा, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आप देख लीजिए। ये तो 6 प्रॉपर्टीज हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज मैं तुरंत बता देता हूँ। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आपका है द नेचर ऑफ कैथोड रे डू नॉट, या बोल सकते हैं डजंट डिपेंड ऑन द गैसेज इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर में कौन सा गैस प्रेजेंट है, उस पर कभी भी कैथोड रे का नेचर डिपेंड नहीं करेगा। मतलब जो भी कुछ अभी तक आपको नेचर बताया गया है, सब कुछ क्या होता है ना आपका, वो कुछ भी आपका क्या होगा, डिपेंड नहीं करेगा गैसेस पे, कि कौन सा गैस आपका क्या है रखा गया है, ठीक है। तो यही आपका क्या है 7 प्रॉपर्टीज उसके पास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है, ठीक है ना। तो इतना प्रॉपर्टीज है। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा E/m का रेशो, चार्ज और मास का रेशो। मतलब इतना सब कुछ हो गया है ना, इतना सब कुछ हो गया, और आपसे अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी कौन करेगा, तो आप ऑब्वियसली बात है कि आप बोलेंगे कि सर ये जो एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया वही नहीं करेगा, जूलियस प्लकर करेगा ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का जो डिस्कवरी करेगा वो एक्चुअली किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। और वो जे थॉमसन के द्वारा क्यों किया गया था, इतना सब कुछ हो गया, इतना सब कुछ के बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ दैट इज
चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन या फिर बोल सकते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब कुछ आपका जो है ना निकाले थे कौन जी, जे थॉमसन। तो जे थॉमसन निकाले तो उन्हीं को सारा का सारा क्रेडिट दे दिया गया। तो आप बोल सकते हैं जे थॉमसन डिटरमाइंस द E/m वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रॉन, है ना। और E/m वैल्यू जो होता है ना इलेक्ट्रॉन का, वो क्या होता है 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम, है ना। मतलब आपका क्या हो गया 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम्ब पर ग्राम, मतलब 1 ग्राम में आपको क्या होगा, इतना चार्ज होगा, ठीक है ना, इतना चार्ज होगा। यही आपका क्या था जी, यही निकाल के दिखाए थे, कौन दिखाए थे जी, आपका ये जे थॉमसन, ठीक है। दैट्स वाई थॉमसन was called डिस्कवरर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था, ठीक है ना, इसलिए इनको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया था। बाद में ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा इसका पता किया गया कि आपका चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा, ठीक है ना, सॉरी हाँ, चार्ज का मैग्नीट्यूड क्या होगा। तो उसके बाद पता चल गया कि इसके पास मास भी क्या होगा, ठीक है ना, क्लियर है आपका। तो बाद में आपका क्या हुआ, फाइनली जो है आपका ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा पता चला कि इसके पास चार्ज कितना हो, ये तो चार्ज और मास रेशियो है ना जेब का, तो चार्ज का वैल्यू कितना होगा, है ना, इसके बारे में पता किया गया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा। एंड देन फाइनली मास भी निकाल दिया गया। तो क्या बोल सकते हैं इसको, बाय मिलीकेन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वाज आइडेंटिफाइड, या बोल सकते हैं कैलकुलेटेड। और वो चार्ज क्या था जी, ये ई जो लिखा हुआ है ना, ई, ये आपका क्या है, चार्ज ही है। तो ये जो चार्ज था, ठीक है ना, यहाँ पे माइनस साइन लगा सकते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। तो वो जो चार्ज का वैल्यू था वो -1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम्ब। और इसी तरह आप बता सकते हैं, अगर आपको चार्ज पता चल गया, ई का वैल्यू पता चल गया, तो आप आराम से क्या कर सकते हैं, एम का वैल्यू भी निकाल सकते हैं आराम से। आपका क्या हुआ, ई का वैल्यू इधर ले जाएगा, फिर एम का वैल्यू निकाल लीजिएगा। और इसी तरह आपका एम का जो वैल्यू निकाला गया, मीन्स मास जो निकाला गया, तो 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम। और अगर आप इसको लिखना चाहते हैं केजी में, तो 9.1 इंटू 10⁻31 kg, यही आपका क्या था, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन था। तो आप इस तरह से देख लिए कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, यहाँ पे कैथोड का नेचर या फिर बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन का नेचर, सब कुछ के बारे में लोग क्या किए, अच्छे से स्टडी कर लिए। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और कुछ मेरे कुछ सजेशन हो तो प्लीज़ मुझे बताइएगा कि क्या कुछ मैं वीडियो में इम्प्लीमेंट कर सकूँ, जिससे कि आपको ये और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और भी ज़्यादा नॉलेजफुल, ठीक है, सब कुछ लग सके। क्लियर है आपका। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर, ठीक है ना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।